का, काफी सभी को मोटिवेट करेंगे, सबकी प्रोत्साहित करेंगे हम सभी को। और तो मैं अब थोड़ा सा समय देखते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ महेश, डॉक्टर महेश बावंकर जी को। महेश जी का एक लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, और खुद पढ़ाई भी उन्होंने डॉक्टरी वेटनरी से किया, और कुछ साल प्रदान में, और फिर आज के दिन में आजीविका मिशन में एसपीएम लाइवलीहुड के तौर पे जो है वो कार्यरत हैं। तो महेश जी, वेलकम। वैसे चैट में बहुत सारे वेलकम हो गए थे आपको, एक बार सभी के साथ वेलकम। थैंक यू। जी। मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ, क्लियर। थैंक यू, थैंक यू आपको भी, और थैंक यू दीदियों को भी, क्योंकि जिस तरह से दीदियों ने बताया, तो काफी कुछ उन्होंने हमें तो बता ही दिया कि किस तरह से हमें ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे जो पशु हैं उनका पालन करना चाहिए। मैं थोड़ा ग्रामीण आजीविका मिशन के पार्ट पे बताना चाहूंगा कि कैसे हम पशुपालन के साथ जुड़ सकते हैं, विशेषकर छोटे। अ, आप सभी जानते हैं वैसे कि ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ही यह है, जैसे उसका नाम ही है आजीविका मिशन। तो वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार है, या जिनको कहना चाहिए कि उनमें क्षमताएं बहुत है, अवसर भी है, पर उन अवसरों को कैसे हम अपने आर्थिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए उपयोग करें, उसको लेके हम काम करें, ताकि हमारे पास स्थायी आजीविका बने। और हमारे मिशन में एक लक्ष्य भी है कि हर एक सदस्य जो समूह से जुड़ा है या जो ग्रामीण परिवेश में रहता है, उसके पास ऐसे साधन हो, एक या दो या तीन, जिससे उसके परिवार की शुद्ध आय 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। जो सारे खर्चे अर्चे काटने के बाद उसके पास शुद्ध बचत जो होती है ना, वो 1 लाख होनी चाहिए। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये छोटे पशु बहुत फायदेमंद है उनको पालना, क्योंकि इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा अभी है, वो घर के आसपास एक छोटे क्षेत्र में हम इनको आसानी से पाल सकते हैं। और इसमें हमें बहुत ज्यादा लागत की भी आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें जोखिम है, पर उन जोखिमों को हम आसानी से कम कर सकते हैं। बाजार की उपलब्धता, कहें तो हमारी पहुंच में नहीं है, बाजार है पर हमारी पहुंच में नहीं है। हम उस तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। सर्विसेज की आवश्यकता है, जैसे जो मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है, जोखिम में है, उन मृत्यु दर को कैसे कम करें, उसके लिए हमें आवश्यकता है। और जो उत्पाद हैं, उन उत्पाद का मूल्य संवर्धन कैसे करें, उसको वैल्यू चेन में कैसे लेके आए, ताकि हम जो उत्पाद बना रहे हैं उसको और अधिक दाम में कैसे हम बाजार तक पहुंचा पाए, उसकी आवश्यकता है। तो इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए ही मिशन इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। अगर हम देखें तो हमारा मिशन में देखें तो टोटल लगभग अभी हम 62 लाख परिवारों को समूह में जोड़ चुके हैं। 62 लाख में अगर हम कृषि और कृषि आधारित आजीविका देखें तो लगभग 26-27 लाख परिवार कृषि और पशुपालन आधारित आजीविका से जुड़े हैं। उसमें लगभग 8-9 लाख परिवार हैं जो पशुपालन स्पेसिफिक करते हैं। उसमें भी अगर हम गोट में और मुर्गी पालन में देखें तो लगभग 5 से 6 लाख परिवार हैं जो इसी आजीविका के ऊपर अपनी आजीविका करते हैं। और उनकी आय, वार्षिक आय अगर आप देखें तो रेंज करती है, आप उनको 15,000 से 1 लाख तक आय अर्जित करते, ये 5 से 2 लाख परिवार है। ये एडिशनल इनकम होती है, कुछ लोगों की परमानेंट इनकम है, उनकी मेन आजीविका है। इसमें हम मिशन में हमारा जो ग्रामीण परिवारों तक पशुपालन आजीविका को पहुंचाने का हमारा जो स्रोत है, वो हमारे समुदाय का ही व्यक्ति है। उसी समुदाय से जो थोड़ा 8वीं पढ़ा हो,
जिसका पशुपालन में अनुभव रहा हो, ऐसी हमारे समूह की दीदी को चिन्हांकित करके उनको पशुपालन की ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग के माध्यम से फिर वो उस क्षेत्र में 50, 100, 150 परिवार जो उनकी अपनी रीच में होते हैं, जो प्रशिक्षण में जानकारी प्राप्त करती हैं, उस जानकारी को पशु पालकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और साथ में ये सुनिश्चित करती है कि जो प्रबंधन आवश्यक है वो प्रबंधन उसके माध्यम से पशुपालन विभाग के द्वारा पशुपालकों तक पहुंचाया जाए। अगर कुछ देसी इलाज की बात है, तो अगर उसके पास अपने उस तरह की सुविधाएं हैं तो वो देसी इलाज का भी पहुंचाने का काम करती है। ऐसी पशु सखी दीदी जो 2 साल काम कर लिए, जिनका अनुभव हो गया, उनको फिर अभी पिछला 1 साल से एनडीडीबी, एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो ये प्रशिक्षणों का काम करती है, उनके माध्यम से इस तरह के पशु सखी दीदियों को 17 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें वो स्थानीय क्षेत्र पर ही कैसे हम अपना आहार बनाएं और उस आहार का उपयोग करें उसके बारे में सीखती हैं। कौन सी ब्रीड को हमें कैसे उन्नत बनाना है, या उन्नत ब्रीड को कैसे वहां पे लाना है, उसके बारे में पशुपालन विभाग के साथ काम करती है। पशुपालन विभाग की जो योजनाएं हैं उनको वो पहुंचाने का काम करती हैं। टीकाकरण हो गया या डीवर्मिंग हो गई, उसके लिए वो काम करती हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस तरह का काम करती हैं। तो ये हेल्प है। इसके अलावा अगर हम मिशन के स्तर पर देखें तो हम लोगों ने कुछ प्रयास किए। क्लस्टर्स, हमारा जो अप्रोच है, जिस तरह से हम काम करते हैं, हम पशुपालकों के छोटे छोटे दल बनाते हैं जिनको हम क्लस्टर कहते हैं। अगर कहीं पे 200, 500, 300 लोग एक जैसी गतिविधि कर रहे हैं तो उनका एक क्लस्टर बनाकर वहां पे फोकस इंटरवेंशन किया जाता है। और उसके लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं, वित्तीय संसाधन, उसमें मिशन के द्वारा 2 तरह से संसाधन उपलब्ध कराया जाता है समूहों को। एक होता है CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये हम ग्राम संगठन यानी CLF को देते हैं, संकुल स्तरीय संगठन को। संकुल स्तरीय संगठन से ग्राम संगठन में जाता है, और उस ग्राम संगठन में जितने समूह होते हैं उसमें से आधे समूहों को, प्रत्येक समूह को 1.5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो समूह सदस्य अपने हिसाब से अपनी आजीविका का चयन कर उस राशि का उपयोग कर सके। जैसे छिंदवाड़ा से दीदी ने बताया था कि भाई मेरा आजीविका मिशन से 2 लाख रुपए का बैंक लिंकेज हुआ, कुछ अनुदान मिला। तो ये आजीविका मिशन का मुख्य कार्य होता है, वित्तीय समावेशन समूह सदस्यों को, ताकि वो अपनी आजीविका को सुदृढ़ करें। उसके अलावा आजीविका मिशन विभागों के साथ अभिसरण भी कर रहा है। जैसे वो ट्राइबल डिपार्टमेंट हो, यानी आदिवासी विकास विभाग हो, अनुसूचित जाति विकास विभाग हो, उद्यानिकी विभाग हो, तो इनके साथ भी हम कैसे आय यानी वित्तीय स्रोत हमारे समूह सदस्यों को उपलब्ध कराए, ताकि वो अपनी आजीविका को बढ़ा सके, उसके ऊपर कार्य करें। एक इसके अलावा हम क्लस्टर के अलावा, जब क्लस्टर अच्छे तैयार हो जाते हैं तो हम फिर FPO और FPCs बनाते हैं। हमारे यहाँ पे पोल्ट्री के भी FPO FPC हैं, पोल्ट्री के भी हैं, और डेयरी के भी हैं। FPC बनाने का ये फायदा होता है कि आपके पास एक, अभी आप अगर व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो आपको जो आवश्यक सामग्री है उसकी उपलब्धता, ताकि वो उत्पादन को बढ़ाया जा सके। दूसरा, आपके पास सामुदायिक स्रोत व्यक्ति जो परमानेंट उस कार्य को कर सके। तीसरा, आपके पास जो उत्पाद है उसको उचित मूल्य दिलाने के लिए मार्केट की उपलब्धता सुनिश्चित करा सके। इसके लिए इस तरह के FPO की आवश्यकता होती है, ताकि इसे हम आसानी से किया जा सके। तो जहां ऐसे अवसर हों, जहां 500, 400 लोग, 600 लोग एक जैसा गतिविधि करते हो, और उनको अगर संगठित होकर FPO बनाना है, तो FPO बनाने का काम भी आजीविका मिशन के द्वारा कराया जाता है। जब आपके पास इस तरह के उत्पाद हो जाते हैं, मान लीजिए जैसे, तो एक वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन। अभी दीदी जैसे बता रहे थे कि भी मैं
मुर्गी पालती हूँ और मैं देसी अंडे भी बेचती हूँ। आज की तारीख में हम इस तरह का भी प्रयास कर रहे हैं कि अंडों का पैकेजिंग करके एक बॉक्स में उसको मार्केट में सेल करें। तो ताकि उचित अच्छा दाम मिल सके, हाइजीन वो साफ-सुथरे एग्स वगैरह को पैकिंग करके हम बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम स्थानीय स्तर पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके साथ भी संपर्क करवाते हैं, ताकि उन हॉस्पिटल्स में कुछ कैंटीन में इस तरह के एक सप्लाई हो सके। तो अलग-अलग माध्यम से कोशिश की जा रही है कि हमारे समूह सदस्यों को और दीदियों को अतिरिक्त अधिक उचित मूल्य प्राप्त हो सके और वो अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर सकें। अ, और इसके अलावा हम माने मैं अगर अपना अनुभव साझा करना चाहूँ तो बाकी जैसे पराग समिति ने बताया है, वो मॉडल लगभग वैसे ही मॉडलों के ऊपर काम करते हैं कि आप अपना एक सेट बनाएँ, नाइट शेल्टर सेट बनाएँ जिसमें उसको आप रखें। साथ में उनको डिवर्मिंग, वैक्सीन का प्रॉपर टाइमली उसको इंश्योर करें, यानी उसको हमेशा सुरक्षित कर रखें उससे, ताकि उसकी मृत्यु दर कम हो। एक ज़रूर हमें एक और काम अभी शासन स्तर पर जो लगातार किया जाना है, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालकों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना। यह भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो करा जा सकता है। और अगर आप सभी हमारे समूह सदस्य समूह में हैं, तो बैंक लिंकेज अवश्य कराएँ। वहाँ पे हमारे जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर आजीविका मिशन की टीम होती है। ब्लॉक में विकासखंड अधिकारी होते हैं, जिला में जिला परियोजना प्रबंधक होते हैं। ये सारे आपको सहयोग करेंगे, वित्तीय सहायता प्राप्त करने, एफपीओ बनाने और भी अभिसरण करने विभागों के साथ में। मैं आपको अगर और भी बताऊँ कि हमारे पास उद्यानिकी विभाग से भी बहुत अवसर है, जहाँ वो हमें फूड प्रोसेसिंग के लिए भी फंड उपलब्ध कराते हैं। अगर आपके यहाँ वैसे अंडों का पैकेजिंग के लिए एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग मतलब कि उसका जो मूल उत्पाद है, उसमें परिवर्तन कर अन्य उत्पाद बनाना। मैं इसलिए बता रहा था कि इसमें जैसे डेयरी वगैरह में काफ़ी अपॉर्च्युनिटी होती है, इसमें आप घी बनाना या पनीर बना के उसको बेचना, उस तरह का काम है। तो उसपे आप हॉर्टिकल्चर के साथ में पीएमएफएमई स्कीम का भी लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम मिशन के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है आजीविका मिशन का कि हर परिवार के पास हमारे स्थायी स्रोत बने, जिसके माध्यम से वो अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर सके और लगभग 1 लाख रुपए सुनिश्चित आय, नेट आय वो अपना कमा सके। तो इसमें अगर आप लोगों का और भी कोई सवाल हो मिशन के प्रति या मिशन से कैसे जुड़ सकते हैं या क्या किया जा सकता है, तो आप आमंत्रित हैं। थैंक यू महेश जी। काफी एक ब्रीफ समझ रहा कि किस तरह से जो 1 लाख लखपति बनाने की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें हम कैसे अलग अलग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे हम वित्तीय सहयोग भी बात कर रहे हैं, सीआईएफ, बैंक लिंकेज की, टेक्निकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पशु सखी का भी टेक्निकल सपोर्ट, फार्मर्स का भी टेक्निकल सपोर्ट, क्लस्टर्स फॉर्मेशन का हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे पशुपालकों का क्लस्टर, एफपीओज फॉर्म करना, ताकि वो सर्विसेज और मार्केट से जुड़ाव महसूस जुड़ पाए। और वैल्यू एडिशन का भी एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे वैल्यू एड करके हम कैसे करके प्रोडक्ट का जो भी हमारे कमाई है उसको हम ज्यादा कर पाए। तो यस, तो कुछ, तो अगर किसी को कुछ सवाल है, किसी का कुछ क्लैरिटी है इस पे, जो अभी तक आजीविका मिशन के प्रति अगर किसी से पूछना है, तो फिर अगर सवाल लेना चाहें। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि दीदियां अगर ज्यादा सवाल करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी दीदियां इस पे जुड़ी है लग रहा है। वो अगर मिशन से नहीं जुड़ी है तो उन्हें मिशन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वित्तीय संसाधन का लाभ जल्दी मिलेगा। आपके पास आय कमाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और वो आजीविका मिशन के माध्यम से आपको आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, सीआईएफ और बैंक लिंकेज के माध्यम से।
तो अगर किसी को कोई, अगर सब जुड़े तो बहुत अच्छी बात है, जो दीदी नहीं जुड़ी है वो पूछ सकती है, बता सकती है। तो हेलो। लोग जब, जी जी हाँ सर, मैं संतोष बात कर रहा हूँ सर, कटनी से। जी 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 एक्चुअली सर, हमारे यहाँ SRLM के अंतर्गत हम लोग PWDs का भी SHG बना रहे हैं। जी तो जी। उसका PWDs का क्या, साइट सेवर की तरफ से हम लोग थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं। मैं जी इसलिए आपसे जुड़ा था कि इससे पता चलता है कि हम SRLM से जब जुड़ने की बात आती है, जो हमारे जो PWD है उसमें हम मिक्स ग्रुप का तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो उसमें मेल फीमेल दोनों रहते हैं। तो उसका थोड़ा सा मुझे बताइए सर, उसका क्या क्राइटेरिया है कि 5 सदस्य होंगे कि 7 होंगे या 10 होंगे, वो थोड़ा सा क्राइटेरिया, और कैसे हम अ, उनको NRLM से जोड़ सकते हैं। अ, इसको वल्नरेबल ग्रुप्स बनाने का बात होता है हमारे मिशन में, जहां ऐसे गांव जी या ऐसे गांव जहां 5 सदस्य हो कम से कम, जी या आसपास के गांव जहां 5 सदस्य हो, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो पुरुष है या महिला है। अगर कोई पुरुष जी। 60 साल से ऊपर का या महिला सर थोड़ी 60 साल, आवाज मिस हो रही सर। मैं ये कह रहा हूं, जी जी अगर कोई पुरुष या महिला 60 साल से ऊपर के हों, या जी कोई उन्हें अ, शारीरिक रूप से अगर वो थोड़ा सा कमजोर हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, या फिर और किसी तरह की वल्नरेबिलिटी हो, तो वो उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उन्हें VGF फंड भी उपलब्ध कराया जाता है, उनका बैंक लिंकेज भी कराया जाता है, बाकी सारी OCIF राशि उपलब्ध कराई जाती है। जैसे एक नॉर्मल समूह को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, वो सारी सुविधाओं के अतिरिक्त भी सुविधाएं उन ग्रुप्स को मिशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और उन्हें इस तरह के आजीविका के स्रोत, जैसे बैकयार्ड मुर्गी हो गया, या स्थानीय स्तर पर ही किसी तरह की फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराना हो, तो वो बहुत आसानी से उनको उपलब्ध कराया जाए। ओके ओके सर, वो ही सर थोड़ा जानना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सदस्यों का डिक्लियरेशन नहीं हो पा रहा था कि 5 हो सकते हैं कि 7 हो सकते हैं। उसकी तो अब ये पूरी क्लियर है कि स्पष्ट हम 5 गाइडलाइन है, PWDs को जोड़ कर सकते हैं। जोड़ सकते हैं आप, उसकी पूरी स्पष्ट गाइडलाइन है। आप वो गाइडलाइन जी आपको जिला इकाई से मिल जाएगी। जी जी सर, मैं जाके संपर्क कर लूंगा। अच्छा, उसमें जी सर एक और था थोड़ा सा, कि जी। जो अध्यक्ष जो सचिव रहेंगे वो फीमेल ही रहेंगी। हाँ, इसमें वो फीमेल रहेंगी। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और आजीविका मिशन केवल फीमेल्स के लिए काम करता है। एक और अच्छी बात मैं बताना चाह रहा था, मैं, अच्छा हुआ आपने फीमेल वाला क्वेश्चन किया, मैं जी तभी बताना चाह रहा था कि जी जी आजीविका मिशन में केवल महिलाएं जुड़ती हैं, जी और हर एक सदस्य का अपना बैंक खाता होता है। तो जी जो दीदी आय, खुद जो एक्टिविटी करती है, उनको आय यानी जो कमाती है, वो अपने खाते में उनको पैसे लेने चाहिए। हम लोगों जी ने ये सुनिश्चित किया है कि जो हमारे FPO या क्लस्टर या PG वगैरह होते हैं, उसमें दीदी के ही खाते में पैसा जाता है। क्योंकि जब पैसा आता है दीदी के खाते में, तो अपने आप उसको ताकत मिल जाती है कि अब वो, उसका निर्णय होता है कि मैं उसको कैसे खर्च करूं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि ज्यादा जो भी एक्टिविटी आप करते हो, उसमें दीदियों का खाता जरूर उसमें जुड़ा रहे। जी। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, संतोष जी से पूछना चाह रहा था सर कि जो PWD जो समूह बनाते हैं, इसका क्राइटेरिया कैसे है, थोड़ा सा और समझना था। क्योंकि मैं मेरा नाम सुजीत सोनवानी है और मैं WWF से हूँ। और हम लोग ट्राइबल एरिया में, जो पहाड़ी एरिया है, बैगा समुदाय के बीच में काम करते हैं। तो कई गांव ऐसे होते हैं जहाँ दस बिल्कुल बारह बिल्कुल। फैमिली ही रहते हैं। तो थोड़े इसको थोड़ा समझना चाह रहा था, थोड़ा सा देखो बता देते तो अच्छे से। देखो PVTG जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, जैसे आपके बैगा हो गए, भरिया हो गए, सहरिया हो गए, यानी सूचित हैं ये, सूचित जातियां हैं। हम्म। इनमें कोई और ये दूर दूर रहना चाहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो ये इसमें शासन ने सुविधा दे रखी है कि अगर वो 5 सदस्य मिलकर भी समूह बना सकते। हाँ, इस, आप कौन से जिले से हैं? मैं मुंगेली जिले छत्तीसगढ़ से। और हमारा क्योंकि WWF के कॉरिडोर परियोजना है, कान्हा से अचानक मार्ग कॉरिडोर, जिसमें हमारे MP के डिंडोरी जिले पड़ते हैं।
और छत्तीसगढ़ साइड से मुंगेली जिले पड़ते हैं। ठीक है, आप जिस भी आपका जो भी जिला पड़ता हो, हम्म उस जिले में आजीविका मिशन का जिला इकाई होगा, हम्म चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो। आप वो जिला मिशन इकाई में इसके संबंध में पूरी स्पष्ट गाइडलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं। इवन आपका जो विकास खंड होगा, उस विकास खंड में भी एक कार्यालय होगा मिशन का, वहां जाकर भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादातर जो कार्यालय होते हैं वो जनपद स्तर पर होते हैं या जिला पंचायत स्तर पर होते हैं। जी जी जी। और मेरा एक और लास्ट है सर, पहले भी वो प्रश्न कर रहा था जी। कि ट्राइबल एरिया में क्या होता है सर कि जो बैगा ट्राइबल हैं ऑलरेडी देसी मुर्गी पालन तो पहले से करते आ रहे हैं, हम्म। और सभी घरों में 5 10 15 मुर्गी बच्चूजे वगैरह तो होते ही होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक तो ये था सर कि सडनली जो जैसे कुछ बीमारी आता है ना, तो पूरे मतलब मुर्गियां मर जाते हैं, सडनली आता है। बिल्कुल इन लोगों को बिल्कुल, भी पता नहीं चल पाता कि भाई एक साथ मर गए तो साहब क्या करें, अचानक से हमारा पूरा नुकसान हो गया। एकदम एक तो सही। ये था कि, और सेकंड प्रश्न ये था सर कि जो डिपार्टमेंट से वेटनरी मतलब पशुपालन विभाग से जो बैकयार्ड पोल्ट्री जो मिलता है, जी जिसमें पर फैमिली को 30 या 45 45 चूजे जो मिलते हैं, जी, अलग अलग योजनाएं हैं वो। अलग योजनाएं हैं, तो इसमें कौन से ब्रीड का मिलता है, और देसी और जो बैकयार्ड मिलता है, तो क्या बैकयार्ड जो लोग पालन करते हैं तो शुरुआत में तो इसका अच्छा रहता है, बढ़ भी जाता है, पालन भी करते हैं, और ये सही रेट में इनको बिक भी जाता है, लेकिन उसी का बच्चा निकाल करके आगे आगे और उसको ग्रोथ नहीं कर पाते कि और आगे बढ़ाएं कि एक बिजनेस मोड में ले जाएं। हम्म। ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है सर। और जैसे वो दीदी बता रही थी कि गांव से ही आके ले जाते हैं तो हमारा पूरा बिक जाता है, लेकिन हमारे एरिया में ऐसा है सर कि गांव से दूर दूर ट्रैवल एरिया पहाड़ी एरिया पड़ता है, तो ज़्यादा आके तो नहीं ले जाते, लेकिन इसका बिजनेस और मार्केटिंग में थोड़ा दिक्कत आ जाता है कि एक निश्चित 100 200 हो गया तो ऐसा मार्केट कहाँ प्रोवाइड कराएं कि हमारा कोई व्यापारी आके पूरे ले जाएं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली महसूस होता है, तो थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देते तो अच्छा रहता। सुजीत जी, जैसा आप बता रहे हैं, जो आपने समस्या बताई, दो तरह की बेसिक, तीन तरह की बेसिक समस्या बताई आपने। एक थी कि मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है, अचानक मर जाते हैं। एक, दूसरा, पशुपालन विभाग के द्वारा कौन सी स्कीम्स और कौन सी ब्रीड उपलब्ध कराई जाती है, उसका पूरा क्लैरिटी। जी तीसरा, मार्केटिंग को लेके आपका अपना एक जानकारी चाहिए। तो मैं जो पहला आपका मृत्यु दर वाला है, देखिए, जो अभी मंजरी दीदी ने बताया था पराग से, कि भाई कैसे वो शेड बने, कैसे वहाँ अच्छा आवास हो, नाइट शेल्टर हो, उसका टीकाकरण कैसे हो, उसमें डिवर्मिंग कैसे हो, उसको जो समय पर दवाएं कुछ आवश्यक होती है वो कैसे उपलब्ध कराया जा सके, ये सुनिश्चित किया जाना है। अगर, और ये सुनिश्चित कैसे होगा, या तो पशुपालन विभाग से कोई अधिकारी वहां पहुंचे, जो बहुत संभव नहीं है, असंभव जैसा काम है कि मुर्गी पालन के लिए कोई पशुपालन अधिकारी वहां है। तो हम्म। हमें वहीं पे जो क्षेत्र में ही थोड़ा पढ़ा लिखा दीदी होगा, और आपके यहाँ पे अगर मान लो दीदी नहीं है तो कोई भैया होगा, उसको आप प्रशिक्षण दिलवाएं मिशन के माध्यम से, ताकि वो इन आवश्यक कार्यों को उन परिवारों तक पहुंचा सके और उनको सिखाकर करा सके। पहला, तो उसकी वो मृत्यु दर कम होगी। दूसरा, जो ब्रीड का बात है, शासन की दो तरह की योजनाएं होती हैं, एक केंद्र की योजना है और एक राज्य की योजना होती है। केंद्र की योजना में अलग अलग चीजें देते हैं, वो 45 चूजे सेट बनाने के लिए फेंसिंग, वो अलग स्कीम होती है, उसके अपने पात्रताएं और उसके निर्धारित मापदंड होते हैं, और उसके निर्धारित सामग्री होती है जो उपलब्ध कराते हैं। राज्य की अपनी अलग योजना होती है, हर राज्य की अपनी अलग अलग योजना होती जी जी। है। तो उसके हिसाब से वो या तो वहाँ की जो देसी ब्रीड है उसको देते हैं, या एक क्रॉयलर होता है जो ब्रॉयलर और देसी ब्रीड के बीच का होता है, वो क्रॉयलर देते हैं, या फिर कड़कनाथ बोल के वो कड़कनाथ उपलब्ध कराते हैं, या फिर नर्मदा निधि, वन राजा, गिरिराज, इस तरह की कुछ अलग अलग ब्रीड्स वो उपलब्ध कराते हैं। तो ये तो वो शासन स्तर पर निर्णय लिया जाता है, उसके आधार पर जो उनके पास उपलब्ध होते हैं वो हितग्राहियों को उपलब्ध कराते हैं। वहां पे वो कई बार मुर्गी दाना भी उपलब्ध कराते हैं अगर उस स्कीम में है तो, पर ये योजना के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। हम्म।
तीसरा बात रहा आपका मार्केट का। मार्केट देखो ऐसा है कि मार्केट बनाना पड़ता है एक तो, या फिर आपका उत्पाद इतना अच्छा है कि मार्केट खुद आए। अगर आपके पास उस की जो मांग पूर्ति आप कर सकते हो बाजार की, और उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके पास है, तो बाजार खुद दौड़ के आएगा। नहीं तो आपको बाजार के पास जाना पड़ेगा और बाजार को बताना पड़ेगा भैया मेरे ये उत्पाद इस क्वालिटी का है, इसमें मैं इतना इतना तक उपलब्ध करा सकता हूँ, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर, और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक जैसे ब्रीड के आपस में जो संगठन है, ग्राम संगठन है या सीएलएफ है, वहां आपस में चर्चा करें मार्केट को लेके कि कैसे हम इस मार्केट को अपने हिसाब से चला सकते हैं, या मार्केट पे जो आवश्यक डिमांड है उसको हम यहाँ कैसे उत्पाद कर सकते हैं। इस पे आप चर्चा करके निर्णय ले सकते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। और जब आप इस स्तर पर करोगे तो आपको मार्केट उपलब्ध हो सकता है। व्यक्तिगत करना थोड़ा कठिन ही होता है। जी जी जी। वो व्यक्तिगत वही कर पाता है जो बाजार से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत नहीं किया जा सकता। ठीक पोल्ट्री, है। बैकयार्ड पोल्ट्री के केस में महेश जी, बहुत बड़ा कोई मंडी या बहुत बड़ा कोई मार्केट अभी तक तो मैं बिल्कुल नहीं नहीं देखा है। हूँ इस एरिया में। हाँ, हाँ। वो ज्यादातर आपके नियर, आप आसपास के जो बड़े सिटी हैं उसी को खिला रहा है बस। तो गांव बिल्कुल से बिल्कुल। निकलता है वो शहर जाता है, इतना ही होता है मार्केट। हमें वो मार्केट बनाना पड़ेगा कुंदन जी। जी जी। यानी वो पर तभी मार्केट बनेगा जब उसका जो डिमांड हम फुलफिल कर पाएंगे, और मार्केट को ये भरोसा होगा कि जहां से सामान आ रहा है वो मुझे लगातार ये माल देता रहेगा और इस क्वालिटी का देता रहेगा। हम्म। तो फिर वो धीरे धीरे मार्केट बनेगा। उसके लिए हमें वो संगठनात्मक हस्तक्षेपों, यानी जो इंटरवेंशन है, उसकी आवश्यकता है। मतलब जैसे मैं तुलना करता हूँ कि बकरी के केस में और मुर्गी के केस में, बकरी के केस में ये मार्केट चैनल भले इनफॉर्मल है लेकिन है। गांव हाँ में काफी। चिकवा आते हैं, उठाते हाँ हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। फिर कालपी मंडी हो गया या फिर उधर गढ़वा मंडी हो गया या छत्तीसगढ़ का मंडी हो गया, उधर जाती है, फिर वहां से हैदराबाद कलकत्ता चली जाती है। बट बिल्कुल। मुर्गियों के केस में कोई इस तरह का इनफॉर्मल चैनल भी नहीं दिखता है। हाँ तो तो ये निश्चित वही तौर पे हमें एक बनाना चैलेंज है। पड़ेगा। जी जी। उसी के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इस तरह के जो वेबिनार या इस तरह का डिस्कशंस है, कैसे हम इसको तैयार करें, क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, क्या हम वो मार्केट स्तर पर भी कुछ इस तरह के इंटरवेंशन कर सकते हैं, यानी जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां हमारा क्या इंटरवेंशन हो सकता है, यानी उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होगी। इसमें मतलब मैं तो वेबिनार से थोड़ा सा आगे कि अगर सारे ही जितने भी इस तरह के एनजीओ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, सब मिलके अगर कोई इस तरह का अगर एक बार फिजिकली भी मिलते हैं और बात अगर होती है वहां पे कुछ अगर बिल्ड कर पाते हैं, मुझे लगता है वो काफी हेल्प करेगा एक फेस टू फेस मिलने का भी, और साथ में नेटवर्क का उसको अच्छे से दो प्लान चीज करने को पूछना भी। चाह रहा था तुमसे बिल्कुल। कि यस ये लोग दुर्गेश। डाटा उससे ले रहा है कि नहीं, जो हम लोग लाइव स्टॉक मीटिंग के लिए बात की दुर्गेश है। म्यूट कर लो, दुर्गेश म्यूट कर लो। और हेलो। किसी का कुछ? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जी। बस इसमें वही था सर कि हमारा जैसे ट्रैवल एरिया में देखे ना, तो जैसे हम लोग कलेक्टिव मार्केटिंग प्रोसेस अपनाते हैं एनटीएफपी के केस में है, जैसे महुआ हो गया हम्म। या जो भी लघु उपज है, तो कलेक्टिव मार्केटिंग प्रोसेस में तो हमारा एग्रीगेशन करके हमारा अच्छा है, मार्केट हो जाता है, क्योंकि व्यापारी नीचे स्तर पे हैं और डिपार्टमेंट भी एमएसपी रेट पे खरीद लेता है। लेकिन इस तरीके के एक्टिविटी में सर थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत आता है, इसी नाम से मैं डिस्कस किया। बाकी चीज़ें आपने अच्छे बताई कि हम एससीजी के थ्रू, ग्राम संगठन के थ्रू इसको मार्केट को बढ़ा सकते हैं, व्यापारी को गांव तक अपना ला सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने एनटीएफपी का बात किया तो आप क्या है कि वीडीवी के भी हो रहा होगा, वन धन विकास केंद्र, हाँ सर, आइडिया है? वन धन हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ पे मोस्टली बहुत अच्छा काम कर रही है। काम जो कर रहा है। प्रधानमंत्री सेंट्रल का जो वन धन योजना है, हाँ 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 में महिला समूह के थ्रू हर जगह हमारे हाट बाजार बने हुए हैं। हाँ। पर मतलब कलेक्टिव मार्केट हाट बाजार में मतलब सामान खरीदती है, और हर प्रोसेसिंग भी कर रहे हो? महिला समूह का सर, और हाट बाजार का, और जो वन धन केंद्र है, तीनों का एक शेयरिंग बटा हुआ है कि और जैसे गांव प्रोसेसिंग भी की। कर रहे हैं क्या? हाँ, प्रोसेसिंग भी हमारा स्टार्ट है, क्योंकि हमारा जो वन धन केंद्र है ना, हाँ। वहाँ से सीधा जिला लेवल पे माल पहुँच जाता है, फिर वहाँ से वो बढ़िया। लोग ऑक्शन करके सीधे माल बड़े बड़े व्यापारी को बेच देते हैं।
नहीं, आप अपने यहाँ आपका एनटीएफपी क्या है? अपने यहाँ सर जैसे महुआ है, हाँ आपका चिरौंजी है, हाँ। आपका हर्रा है, बेल है, अब जैसे आपका अब ठीक लाख है, है। समझ गए समझ गए। ने जैसे आपने महुआ बोला, तो हम्म। आप वंदन केंद्र में महुआ का लड्डू बनाना, या चिरौंजी है तो चिरौंजी को सॉर्टिंग, उसको छाट बीट के उसकी पैकेजिंग करके बेचना, इस तरह का आपका केंद्र करता है क्या? यानी इस मामले में भी हमारा स्टार्ट अभी प्रोसेसिंग का चल रहा है सर, इस मामले में स्टार्ट हाँ, नहीं हुआ है। इसको लेकिन करिए। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे गांव है, अगर उस गांव में अगर 50 कुंटल मुहे का कलेक्शन है पर सीजन, तो हम्म। वहाँ अगर 2 समूह या 3 समूह है, तो हर समूह अपने अपने स्तर पे मुहा खरीद लेती है, और खरीदने के बाद एक जगह इकट्ठा करके जो हाट बाजार केंद्र है वहाँ भी वहाँ दे देते हैं। फिर हाट बाजार केंद्र से क्या होता है कि सीधा जो वन धन केंद्र जो ब्लॉक लेवल पे या जो संकुल लेवल पे जो बना होता है वहाँ देते हैं। वहां फिर से शेयरिंग होता है, हाट बाजार से सीधा वो सीधा मार्केट चला जाता है जहाँ ऑक्शन होता है। और जिला आपकी फिर शेयरिंग हो जाती है आपस में हाँ सबकी। हाँ, शेयरिंग हो जाती थी। जो जैसे गांव की महिला समूह अगर तो महुआ को जैसे 30 रुपये एमएसपी रेट है, तो गवर्नमेंट तो 30 रुपये एमएसपी रेट पे लेके ही लेगी। हम्म। लेकिन अगर वो समूह एक जगह इकट्ठे करके अगर हाट बाजार को दे रहा है, तो पर केजी 60 पैसा 70 पैसा उनका शेयरिंग अलग है सर। वहां से अगर वन धन केंद्र में जा रहे हैं, तो वन धन केंद्र सब जगह से 4-5 गांव से इकट्ठा करके अगर हाट बाजार को दे रही है, तो वन धन केंद्र का उसका कमीशन अलग है उस समूह का। फिर वन धन केंद्र में जो बड़े स्तर का लघु वनोपज समूह है उनका कमीशन अलग है। थोड़ा देख लीजिएगा बंधन केंद्र को, और थोड़ा सा आप पढ़े हुए हैं क्या? हाँ सर। कितना पढ़े हैं आप? मैं सर, हाँ क्या मेरा एजुकेशन पूछे क्या? हाँ, जी जी एजुकेशन। जी हाँ, जी। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। हाँ, तो उसमें आप बंधन विकास केंद्र का पूरा पूरा पढ़िएगा। हम्म। पढ़ने के बाद उसके हिसाब से आप और अच्छा कर पाएंगे। अभी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी ये शुरुआत अच्छी है, और इसको आप आगे बहुत बढ़ा सकते हो। हाँ सर, इस मामले में ना छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में कम से कम 34-35 प्रकार का जो लघु वनोपज है ना, सबका ठीक, एमएसपी रेट निर्धारित कर रखा है। तो जो बिचौलिए बढ़िया। जो इसमें जो आप और वो करते हैं ना, उससे थोड़ा बहुत अच्छा अभी डायरेक्ट मतलब ठीक, लिंकेजेस हो रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग अब छोटा बाकी, और काफी टाइम भी हो गया मेरे को लग रहा है। नहीं तो क्वेश्चन आंसर आवर ही है हमारे लिए, हम ओपन हैं अब क्वेश्चन आंसर के लिए। तो मतलब इसलिए हम लोग उस दिशा में ही थे, तो मैं रोका नहीं। तो एक तो महेश जी मैं समझना चाह रहा था कि अभी हम लोग एक तो केसीसी को लेके थोड़ा सा फोकस करने जा रहे हैं एमपी में। और क्या एरिया है जहाँ पे अभी हमारा थोड़ा ध्यान जाएगा, जहाँ पे मिशन का कुछ फोकस होगा ताकि हम बैकयार्ड लाइफस्टॉक को थोड़ा सा प्रमोट कर पाए? अब फोकस तो हमारा बेसिकली एफपीसीज के ऊपर है, यानी क्लस्टर और एफपीसीज, और जी साथ में मार्केटिंग, और जो ए हेल्प हमारा एक बड़ा फोकस एरिया है। कि हर एक 2 से 5 यानी ग्रामों के बीच में एक हेल्प दीदी हो, जो विभाग के साथ सारे विभागीय समन्वय करके काम कर सके। ये हेल्प दीदी को डिपार्टमेंट के साथ में जो ब्लॉक अधिकारी वहाँ उसको रजिस्टर्ड किया जा रहा है एज अ वैक्सीनेटर, उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो उसकी आय भी बढ़ेगी। तो एक तो उसका अपना आजीविका होगी ये हेल्प की, साथ में जो किसानों को सुनिश्चित करेगी कि उसकी डिवर्मिंग हो, वैक्सीनेशन हो, उसको इंश्योरेंस, एक फोकस एरिया है, इंश्योरेंस उसको प्रॉपर हो। उसके अलावा ये कृत्रिम गर्भाधान एक हमारा बड़ा फोकस एरिया है। और गोट के अगर इंटरवेंशन देखें, तो हम ब्रीड अपग्रेडेशन के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। जो कम प्रोडक्टिव मेल है उनको कैसे हम बधियाकरण करें, उसके ऊपर काफी फोकस है। इस तरह के इंटरनेट और विभाग के साथ में अगर देखें, तो हम कुछ विभाग की अपनी योजनाएं हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, और क्रमी ने दो और 2-3 है, AHIF है। तो इस तरह की स्कीम्स को कैसे हम हमारे एफपीओस को उपलब्ध करा सकें। अभी एक डिपार्टमेंट के साथ हमारा एमओयू हुआ है, जिसमें शासन की जितनी योजनाएं हैं उसपे आधे यानी 50% योजनाओं का लाभ हमारे समूहों को प्राप्त हो, उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो उसको हम ग्राउंड स्तर पर कैसे हम इम्प्लीमेंट कराएं, वो हमारा फोकस एरिया है। नहीं, इस तरह के काफी फोकस एरियाज हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी है एचआर,
स्ट्रांग और कैपेसिटी यानी जो बहुत ही मजबूत, गुणवत्तापूर्ण, ज्ञान वाला और समुदाय के साथ अटैच रहने वाला एचआर तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के इंटरवेंशंस में है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में तो बैकयार्ड को लेके ऐसा कुछ नहीं हो, तो बड़े बड़े फार्म्स को लेके गोट्री ही, गोट्री 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 में ही बड़े फार्म्स, हाँ, तो 100 इसको यूनिट ऐसे 200 कर यूनिट। सकते हैं कुंदन जी कि जो जी सीएलएफ स्तर पर जी जो हमारे फार्मर्स हैं, जी हम वो कोऑपरेटिव को भी करता है, एफपीओस को भी करता है, और क्लस्टर्स अगर रजिस्टर्ड है सोसाइटी एक्ट में तो उसको भी करता है। बस उसके पास अपने कुछ नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को हम अगर फुलफिल कर दें, लीज पे जमीन होना या इस तरह का, तो वो हमें ब्रीडिंग फार्म तक लगाने का वो कर देंगे। अभी मैं वो लेटर सर्कुलेट करूँ, अभी रिसेंट आया हमारे पास एक जॉइंट लेटर। जी जी। तो हम लोग अभी ना ओपन है सवालों के लिए, तो अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो आप चैट में भी डाल सकते हैं, बात अगर बात चल रही हो उस बीच में, ताकि मैं उस सवाल को ले लूं। और अगर हम अभी तो एक सवाल हम तुरंत ले सकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल अगर है। ठीक है, ठीक है कुंदन जी फिर। हेलो कुंदन जी। जी हाँ, संपर्क से बोल रहा हूँ, राधेश्याम पाटीदार। मुझे जी ये राधेश। संध्या दीदी से थोड़ा सा एक सवाल था, सवाल एक्चुअली नहीं, हमें समझना था कि इनका किसी का कहना था कि 11,000 रुपए तक पर मंथ पर ईयर इनका 3 महीने का इनका मुर्गियों का इनकम बेचने से पूरे साल में हो जाता है। तो क्या सीजनली ऐसा कुछ होता है या बराबर वो ठीक है? एक तो ये सवाल था मेरा। दूसरा इन्हीं से एक ये था कि ये डीवर्मिंग टीकाकरण की बात आ रही थी कि ये लोग कर रहे हैं, तो कैसे ट्रैक करते हैं और कितने दिन में वापस रिपीट में जाते हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं? ये डिवर्मिंग किसके केस में बोल रहे हैं, पोल्ट्री या गोट्री के केस में? पोल्ट्री गोट्री दोनों का। दोनों के कितने केस। टाइम में रिटर्न सेकेंड टाइम करेंगे, देन उसको डॉक्यूमेंट कैसे कर रहे हैं? ओके। तो दीदी हैं अभी गौरी बाई दीदी बैतूल से? नहीं नहीं, वो जा चुकी है। जा चुकी हैं, चलिए ठीक। नहीं है। हाँ। ठीक है, तो मैं कुछ हद तक रिस्पॉन्ड करता हूँ, जो मेरी समझ है बैतूल में जो काम हुआ है। ये एक्चुअली एक इंडक्शन बेस्ड मॉडल था, जहाँ पे जो है वो डे ओल्ड चूजा लाया गया और फिर एक गांव में एक मदर यूनिट इस्टेब्लिश किया। और वो एक जो सीआरपी हो गए या फिर जो थोड़ा सा टेक्निकली साउंड है, पढ़े लिखे हैं, वो दीदी ने उनको फिर मंथ ओल्ड चिक में कन्वर्ट किया, और फिर गांव में जो गौरीबाई दीदी थे उन तरह के उनकी तरह के दीदियों को उन्होंने सप्लाई किया है ना, जो कि 3 महीने में वो कह रही थी कि 1 महीना मंथ ओल्ड चिक मिला उनको, और 3 महीना उन्होंने उनको पाला, और फिर 700 ग्राम 800 ग्राम या 1 किलो जितना भी उनका वेट गेन हुआ होगा, तो एक लॉट में उन्होंने सेल किया। तो ये एकदम पोल्ट्री वाला जो मॉडल है उसी तरीके का है, कि चिक लाया और फिर उसे 4 महीने में रेडी करके हम उसको बेच रहे हैं। तो जिसमें सोनाली ब्रीड को शायद जो वहां पे किए थे, और तो वो 50 चिक एक साथ इंडक्ट करना और फिर एक साथ उसको सेल करना, इस तरीके का जो है उनका एक्सपीरियंस रहा था। और वो लोग टारगेट करते हैं कि फेस्टिवल्स को, फॉर एग्जांपल होली को टारगेट करना है तो हमको अभी दिसंबर में डाल देना होगा, ठीक है, ताकि होली के जिस पहले उनका रेडी हो जाए और वो फिर उसको सेल करें। तो इस तरीके से वो प्लान करते हैं, और साल में 2 साइकिल 3 साइकिल इतना ही जो है उन्होंने पकड़ा है। दूसरा जो आपका सवाल है कि डिवर्मिंग को कैसे ट्रैक करते हैं, तो चूंकि ये इंडक्शन बेस्ड है, तो मदर यूनिट में ही वैक्सीनेशन और डिवर्म हो जाता है, मदर यूनिट में रख के ही कर देते हैं उसको। और जब फार्मर के पास जाता है तो बस एक साइकिल एक बार और रिपीट करते हैं। तो वो बहुत डॉक्यूमेंटिंग
डॉक्यूमेंटेशन वहां पे बहुत और ये जो तुमको एक्सेल सीट दिया ना, रिग्रेस करने का जरूरत नहीं रहता है एक्सेल वहां सीट पे। एसएनए सैंक्शनड है। गोट के केस में आप उसको सेव कर ले, अलग फोल्डर गोट के बना, केस में जो है आप एक अलग ये कर फोल्डर बना सकते हैं 19 कि मतलब जो सितंबर के करते नाम हैं वो है कि एक पासबुक से, उसमें डालो उसको। जो है वो फार्मर का पासबुक मेंटेन करते हैं, जहाँ पे जो भी उनको सर्विसेज दिया गया उनको ट्रैक रखना, उनको लिखना कि इनको ये सर्विस दिया, और प्लस और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी उस पासबुक में एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल उनका करंट हर्ड कितना है, उनका शेड साफ है कि नहीं है, लास्ट मंथ में कितना सेल किए हैं, क्या कुछ मेजर डिजीज आए हैं तो क्या आए हैं, अगर कैस्ट्रेशन कुछ सर्विसेज गए हैं एआई का या फिर कैस्ट्रेशन का, तो वो उसमें रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। एंड इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कई बार हम लोग, जो गूगल फॉर्म या फिर कोबो फॉर्म हो गया, ऐप शीट हो गया, इस तरह के जो मोबाइल बेस्ड फॉर्म होते हैं उसमें भी उनको ले आते हैं, ताकि वो डेटा हमारे पास कंसोलिडेटेड हो जाए। तो अगर डिटेल में इसका चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैं मुझे लगता है कि एसडीआई ग्रुप के थ्रू मैं इसको शेयर कर सकता हूँ आप लोगों तक। जी राधेश्याम जी, तो आप ये कहाँ से जो हैं? मैं थोड़ा मिस कर गया, कहीं आपने बताया है। संपर्क समाज सेवी संस्था झाबुआ, झाबुआ। झाबुआ से हूँ। ओके। और मेरा फिर से था कि क्या ये जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट का गूगल शीट और कोबो वगैरह बताया, तो क्या ये दीदी लोग कर पाते हैं या इनको कोई फैसिलिटेट करता है? नहीं, वो तो कैडर जो रहते हैं गांव स्तर पे या क्लस्टर स्तर पे वो करते हैं, जिनका स्किल है कि वो ये सारा चीज को फिल कर पाए, टच स्क्रीन टच मोबाइल और ये सब स्मार्टफोन को यूज कर पाए। अच्छा, दूसरा मेरा एक विचार था, एक कंसर्न था कि अगर मान लीजिए कि लाइवलीहुड को लेके एमपीआर एसआरएलएम के साथ अगर हमें जाना है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जी लेकिन उसके लिए अगर स्टेट लेवल पे ही कोई इस तरह का एमओयू हो जाए कि इनके जो पशु सखी पशु मित्र वगैरह है या एक लीडर टाइप की जो महिलाएं ग्राम संगठन की है, या उसके साथ हम इसको आगे लेके जाएं, तो सभी संस्थाओं का अपने अपने जिले में या जो जिस ब्लॉक में काम कर रही है, एक इस तरह का एक अगर होगा तो शायद होपफुली बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हम जा पाएंगे। अदरवाइज उनकी पीएफटी वगैरह और सीआरपी वगैरह ऑलरेडी इतने बिजी हैं कि वो संस्थाओं को कोऑपरेट करना या टाइम देना पॉसिबिलिटी शायद नहीं होगा प्रैक्टिकली। मतलब कौन व्यस्त है आप कह रहे हैं, जो पशु सखी हैं या पशु मित्र हैं जो वो? नहीं नहीं, एमपीएसआरएल मिल के जो ओके। क्लस्टर लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं, वो जी जी ऑलरेडी जी, इतने स्टाफ टाइट है। रहते हैं, उनकी इतनी सारी एक्टिविटीज रहती है, तो हाँ, अगर हम एक एमओयू के थ्रू जाएंगे तो शायद हम बेहतर तरीके से उसको आगे जा पाएंगे। जी डेफिनेटली। थैंक यू। महेश जी, इस पे आपका कोई कमेंट? ओके। और किसी का कोई सवाल दीदियों से, मुझसे, मिशन से? ठीक है, तो एसडीआई का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी यही रहता है कि हम इस तरह से छोटे मुलाकात से जो है वो एक शुरुआत करें किसी विषय पे चर्चा, और उसको हम आगे अपने स्तर पे और बढ़ा पाए। तो इसी मुलाकात के तहत आज जो है वो कुंदन जी, अ, एक और था पूरा, जी प्लीज। ब्रीड इंप्रूवमेंट को लेके कैसे आगे जाते हैं गोट में, अगर कोई संस्था कर रही है तो एक्चुअली हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होते रहे हैं, अगर किसी ने बताया भी होगा बट हम मिस कर पाए, तो प्लीज एक बार फिर से कि ब्रीड इंप्रूवमेंट को लेके कोई संस्था जाती है तो कैसे जाती है और कहाँ अगर कहीं एक्सपोजर पॉसिबल हो तो हम लोग करें तो। जी
तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट को लेके एक बार चर्चा तो आई थी कि देसी ब्रीड और जो अदर ब्रीड है, क्यों हम देसी ब्रीड को ही प्रमोट करना चाह रहे हैं। अगर हम अच्छे कैरेक्टरिस्टिक वाले दूसरे ब्रीड को लाएं तो उसका क्या, तो उस पे एक चर्चा हुई थी। लेकिन अगर ब्रीड इम्प्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट जो है वो मुख्य रूप से मैं 3 तरीके से देखता हूं, जहां पे हम एक जमुनापारी जैसा ब्रीड को बुंदेलखंड या फिर महाकौशल एरिया में ले आते हैं और फिर वो अगला जनरेशन जो है वो स्टार्ट होता है। दूसरा है जहां पे हम एआई के टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो करते हैं, जहां पे हम जो सीड है उसको डालते हैं और फिर जो अगला जनरेशन पैदा होता है उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक आने स्टार्ट हो जाते हैं। और तीसरा जो मैं समझता हूं कि वो आप जहां जिस स्थिति में गतिविधि कर रहे हैं वहीं पे भी कुछ छोटे छोटे पहल से भी ब्रीड इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे नकारा बकरों को आप कैस्ट्रेट कर दीजिए, बधिया कर दीजिए। ज्यादातर आप देखे होंगे कि ज्यादातर बकरे जो हैं वो सितंबर से लेके फरवरी तक पैदा होते हैं, मार्च तक पैदा होते हैं। और ये आपको पहले बरसात में, मतलब जो आएगा बरसात, इसमें तो नहीं बेचेंगे क्योंकि वो 6-8 महीने का रहता है, लेकिन अगले बरसात से पहले वो बेच देते हैं। तो वो 12 से 14 महीने तक में बिक जाता है। लेकिन अगर आप बकरे में उसका मेच्योरिटी देखेंगे, उसके सीड का मेच्योरिटी वो 18 महीने के बाद आता है। तो आपको अगर अच्छा नस्ल चाहिए, देसी नस्ल में ही अच्छा बकरा अगर तैयार करना है, तो आपको वो सिलेक्शन जो है वो उसमें काम करना पड़ेगा। बीजू बकरा कॉन्सेप्ट जो काफी इस एरिया में, मतलब मैं तो बुंदेलखंड में हूं तो मुझे पता है, यहाँ पे माता का बकरा एक कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब गांव का सबसे स्ट्रांग बकरे को ना दान दे देते हैं लोग, सिर्फ इसी काम के लिए कि लोग इससे ब्रीड करेगा। तो वो घूमता रहता है और क्रॉस होता है, और जो उसके बच्चे होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। एंड फिर वो साल 1.5 साल के बाद वो फिर चेंज होते रहते हैं, मतलब वो फिर नया बकरा आ जाता है। तो ये माता का बकरा कॉन्सेप्ट जो है, आपको इसी तरीके का हम कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के दिन में तो यहाँ पे भी खत्म हो गया है बुंदेलखंड में। मैं पुराने ही किताबों में बस पढ़ा हूँ कि ऐसा चलता था, लोग दान देते थे और ऐसा होता था। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो थी परंपरागत तरीके से, उसको हम वापस से ला सकते हैं। सिलेक्शन, बीजू बकरा का सेलेक्ट करना, अच्छा नस्ल को देखना, नकारा बकरे को कैस्ट्रेट कर देना। जो बकरी है उनकी कैपेसिटी अगर अच्छा है, डबल किडिंग है, ट्रिपल किडिंग है, तो वैसे बकरियों को जो है वो रखना। तो ये इस तरह के छोटी छोटी इंटरवेंशंस ही काफी, मुझे लगता है कि ब्रीड इंप्रूव कर देती है। और देसी के साथ में अपना एक बेनिफिट है, जो कि आपको, जो बाकी अन्य जो बकरियां हैं, जो सो कॉल्ड जो लिस्टेड ब्रीड हैं, उनमें अपना एक चैलेंज है, उनको पालना, उनका रख रखाव करना, उनका देख रेख करना। और एक सभी के साथ वो गतिविधि को ले जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए एक स्किल चाहिए, एक उनका अपना इंटरेस्ट चाहिए। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि इस 3 आइडियाज से जो है वो नस्ल सुधार या ब्रीड इंप्रूवमेंट का काम शुरुआत किया जा सकता है। कहाँ देखना है, तो मुझे लगता है कि दो है, दो मैं सजेस्ट करूंगा। एक तो मथुरा आप जा सकते हैं, जहाँ पे दुवासु जो इंस्टीट्यूट है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वहाँ काफी इस पे काम होता है। वहां पे इनफैक्ट अगर आपके पास कोई अच्छा नस्ल का बकरा है, आप उनको वो दे सकते हैं, और उसका वो सीड जो सीमेन है वो आपको वो रेगुलर सप्लाई करते रहेंगे, है ना। कुछ चार्जेस आपको देने होंगे, इस तरीके का भी है उनके यहाँ सर्विसेज। तो एक तो एकेडमिक लोगों से मिलना है, तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा, ब्रीड इंप्रूवमेंट का मैं एक दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काफी काम किए हैं, प्रदान का भी, लेकिन एमपी में नहीं है, वो झारखंड और उड़ीसा में काम है। लखनऊ के आसपास आपको गोट ट्रस्ट मिल जाएंगे, गोट ट्रस्ट आप विजिट प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ है जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। बाकी और कोई भी अगर सजेस्ट कर पाए जो ब्रीड इंप्रूवमेंट में एमपी में काम किए हो तो। महेश जी, ऐसा कोई आपके नजर में है जहाँ पे ब्रीड पे काम हुआ हो इंटेंसिवली? तो ब्रीड पे काम तो धार में है, हरदा में है, यानी हम लोग भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। जी। होशंगाबाद में भी देखने मिलेगा। अरे जहां जहां, राजगढ़ में काफी काम किया है, ग्वालियर में काम कर रहे हैं। ब्रीड इंप्रूवमेंट तो है।
ने काफी कोशिश कर रहे हैं। हम डिंडोरी में काफी हमने किया है, बड़वानी में किया है, श्योपुर में किया है, सिरोही को ट्राई आउट किया है, बरबेरी को ट्राई आउट किया है। तो देर आर हो रहे हैं मतलब इस तरह के इंटरवेंशन। इसमें हमें बायफ ने काफी सपोर्ट किया था। अगर आप बायफ के साथ में भी अगर कोलेबरेट करेंगे तो वो काफी काम करते हैं इन सब में। कुंदन जी। जी हाँ। तो राधेश्याम जी, और मुझे लगता है कि क्लियरिटी हुआ होगा आपका। आप नेटवर्क में है नहीं है? हाँ कुंदन जी, जी थैंक यू। हाँ हाँ, जी थैंक यू सचिन थैंक यू। मैं सचिन से बोल रहा था। जी। अभी से ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात चल रही थी, तो जैसे आप बोल रहे थे कि उनको बधियाकरण करना है, तो अभी जो उसके मांस होता है मेनली, अगर आप बोल रहे थे कि 18 मंथ तक अगर उसको मार्केट करते हैं, तो अगर हमको लगता है ये ओल्ड होता जा रहा है, अगर जैसे 1.5 से 2 साल के लमसम आ रहा है, तो क्या उसका रेट उस हिसाब से मिलता है, वो जो 18 मंथ के, 14 से 18 मंथ बीच में हम मार्केट करते हैं? नहीं, उसका रेट डेफिनेटली है कि अब जैसे ही 4 दांत का हो जाएगा तो रेट कम मिलेगा। लेकिन यही सोच के लोग निकालते रहते हैं हमेशा, और हमेशा जो ब्रीड क्रॉस होता है वो हमेशा यंग से होता रहता है, और इन ब्रीडिंग जो है वो चलता रहता है परिवार में, है ना। तो उससे हमको रोकने के लिए ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो करेगा। तो वही मैं बता रहा था कि माता का बकरा कॉन्सेप्ट चलता था यहाँ पे, जहाँ पे लोग दान दे देते थे एक बकरा मेरा, कि ये बकरा तो मैं तो दान दे रहा हूँ गांव वालों को, जो कि सबसे अच्छा नस्ल होता था पूरे गांव में, और लोग सारे बकरियों से वो क्रॉस करता रहता था। कुंदन जी, मैं थोड़ा सा आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे जमुना पारी आप बकरी की बात कर रहे थे, क्या अपने एमपी में सिरोही नस्ल का बकरा सर्वाइवल कर सकता है क्या? क्योंकि राजस्थान में इसके पहले में था, तो वहाँ पे बेस्ट उसका रिजल्ट निकला था। हम उसमें मेल को देते थे और क्रॉस करवाते थे, उसका रिजल्ट अच्छा आया था। तो ऐसा मुझे अनुभव नहीं आया एमपी का, क्योंकि मैं भी, मुझे 6-7 मंथ हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसा है क्या, अगर एमपी में वो सर्वाइवल कर सकते हैं? क्योंकि सिरोही नस्ल के बकरे भी अच्छे होते हैं। दुर्गेश, तुम हो लाइन पे? दुर्गेश, हाँ कुंदन। शेयर कर पाओगे कैसा एक्सपीरियंस है सिरोही के साथ? इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई आउट किया था, सिरोही 3 फैमिलीज के साथ लाके इंट्रोड्यूस किया था, तो उनका ग्रोथ रेट अच्छा है। और अगर देखेंगे तो किड्स का वजन भी अच्छा है, उनका डाइट वगैरह यहाँ के अपेक्षा थोड़ा अच्छा है। बट एक चैलेंज इसमें सबसे बड़ा ये आ रहा है कि क्लाइमेट की बात अगर करेंगे तो जो देसी है उनका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली अच्छा है, वहां से लाने के बाद उनमें थोड़ा बीमारियां आ रही हैं। तो अभी क्या है कि 2 सिरोही गोट डेथ भी किया है 4-5 दिन पहले। ओके। जी तो ये जी। बारिश, ये ये बारिश के समय। हाँ, ये सेंस हो रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होगा। लेकिन उनका अगर F1 क्रॉस को देखेंगे तो शायद वो अच्छा सस्टेन करेगा, क्योंकि जो बच्चे हुए हैं उनका ग्रोथ काफी अच्छा निकल के आ रहा है। ओके। तो उस हिसाब से ब्रीड इम्प्रूवमेंट हेल्पफुल तो है काफी, क्योंकि अगर वेट गेन होगा और क्वालिटी इंप्रूव होगा तो जाहिर सी बात है फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। तो ये सेंस तो हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग अभी किए हैं। जी जी थैंक यू, दुर्गेश जी, थैंक मेरा यू, यही थैंक क्वेश्चन था। थैंक यू। तो दुर्गेश अनुभवी हैं, इसलिए मैं सीधा कनेक्ट कर दिया। तो ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग थोड़ा सा क्लोजर, क्योंकि आधा घंटा ऑलरेडी एक्सटेंड करके हम लोग, तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग समय दिए, और एक छोटा सा एक चर्चा जहाँ पे हम कैसे पहलू को समझे, और ये सारा जो इवेंट है सब लोगों से कोऑर्डिनेट करना, सब चीज़ करना, तो हमारे साथ में शालिनी है, उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया, और सब चीज़ें स्मूथली रन हो इसके लिए एक एक छोटे छोटे बारीकियों पे ध्यान दिया। तो थैंक यू शालिनी। Thank you, यस। thank you, Kundan. Thank you, Mahesh. Thank you, एंड Mansi, everyone. सुमेन जो है वो सूत्रधार रहे, तो पीछे पीछे उन्होंने भी काम किया है। तो थैंक यू सभी को। और महेश जी, आप हैं?
थैंक यू हाँ, कुंदन जी, तो thank you तो सबको। महेश जी, एक बस ये था कि थोड़ा सा ये लग रहा था कि आज के डिस्कशन से भी जिस तरह से क्वेश्चंस और क्लैरिटीज ये सब आ रहे थे, क्या हम लोग इस तरह का कुछ फिजिकल मीटिंग्स में भी आगे देख सकते हैं इसको आगे और स्केल करने को, मार्केटिंग को लेके बातचीत, क्या भोपाल इंटरवेंशंस भोपाल में करोगे तो हो सकता है। भोपाल में? ठीक है। तो मतलब आशा करते हैं कि इसको हम लोग जल्दी से ही कुछ इस पे वर्कआउट करें, और सुमेन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसा भोपाल में कराया जाए, ताकि छोटा पशु बड़ा चर्चा जैसा कुछ हम लोग कर पाए। और वहाँ कुछ हमारी दीदियां भी रहे, ए हेल्प भी कुछ हम्म पार्टिसिपेट करें, ताकि एक सभी वाइड एक्सपीरियंस को लेके हम लोग बिल्ड करें। और कुछ एज ए स्टेट प्लान जो बीच में बोल रहे थे कि क्या हम लोग कुछ कलेक्टिवली एमओयू जैसा भी करके मूव कर सकते हैं, जहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट और थोड़ा सा बाउंड अपने आप को बाउंड करके हम रखें, ताकि हम सही तरीके से मूव कर पाए। तो उस लेवल पे इसमें उस तरीके का कुछ एंगेजमेंट हम कर पाए, सही है कुंदन जी, है ना? इसमें कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है, आईटीसी वगैरह काफी काम करता है, बायफ हाँ वगैरह काम करता है, और ये सब स्मॉल एनिमल्स के ऊपर काफी काम कर रहे हैं लोग। जी, उनके सभी साथ को भी थोड़ा इनवाइट। सा कोऑर्डिनेट कर सकते हो और यस, इनवाइट कर सकते हो, एक यस। अच्छा शायद कुछ निकल के बने। तो सुमेन, आप हो लास्ट वर्ड्स? ठीक है, ठीक ठीक है है, कुंदन जी, ठीक थैंक यू है। सो मच। थैंक यू सभी को, थैंक यू। धन्यवाद और सबको, धन्यवाद। थैंक यू कुंदन जी। थैंक यू।